इधर देखिए, मैं बताऊं, आंखों में आंखें डाल के बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल व्यक्ति बड़ा नहीं होता। अब राजनीति धर्म कमाने के लिए लोग कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ। एक एक गांव में, एक एक घर में जाता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो भी तो देख रहे हैं, कसमें खा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो बदलाव। नमस्कार, गिनती टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा आप सभी जानते हैं कि सारी पार्टियों और सारे नेता 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाला है इसके लिए जुट गए हैं और अपने दल और अपने लिए जो है अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रयागराज में हड़िया विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के लिए, हड़िया विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी का विधायक है, लेकिन तमाम नेता और भी दावेदारी कर रहे हैं। पिछली बार भी 2022 में भी अपनी दावेदारी कर रहे थे डॉक्टर सुरेश मौर्य, जो समाजसेवी भी है और चिकित्सक भी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उनसे जो मैं राजनीति पर ढेर सारी बातचीत करूंगा, तो बिना देर किए मैं डॉक्टर सुरेश मौर्य से अपनी मुलाकात कराता हूँ। बहुत दिलचस्प इंसान भी है और उनसे बातचीत बहुत अच्छा लगेगा। आप अंत तक जरूर देखिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। तो मैं देर न करते हुए आपकी मुलाकात डॉक्टर सुरेश मौर्य से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मुलाकात हुई, बहुत आपके बारे में सुना गया था। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार और धन्यवाद, आपके चैनल को भी और आपका आशीर्वाद भी हमको लोगों को मिलता रहता है, क्योंकि आप लोग समाज के चौथे स्तंभ हैं। जी जी जी। लेकिन जो हम लोगों का मेन मुद्दा है, चाहे देख लीजिए, शिक्षा महंगी हो गई। अभी बजट भी आया है कल, बजट में कटौती भी इन लोगों ने कर दिया। इनका शिक्षा जो इतनी महंगी कर रहे हैं उसका एक रीजन है, जो गरीब आदमी है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो निश्चित रूप से जिसकी कमाई से बहुत कमजोर है, वो शिक्षा से दूर हो जाए, उसके बच्चे शिक्षा से दूर हो जाए। और आप ये देख रहे होंगे कि अपने यहाँ चाहे वो नेता हो और चाहे समाज सेवक हो और चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, निश्चित रूप से शिक्षा पर लोग ध्यान देते हैं। लेकिन जब लोगों का खुद का बड़ा बड़ा प्राइवेट स्कूल है तो कब चाहेंगे सरकारी शिक्षा सस्ती हो? और ये शिक्षा हो या महंगाई है, बेरोजगारी है, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई को 2027 विधानसभा नहीं, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ किसान जो हमारा अन्नदाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। क्या हुआ? न किसान को खाद मिल रहा, न बीज मिल रहा, न समय से जुताई हो रही, न समय से बुआई हो रही। दूसरा, आप देख रहे हैं जो किसान के जो बीज पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, ब्रेड बनता है, ब्रेड, उसका मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार कंपनी को है, फैक्ट्री को है। लेकिन किसान जो गेहूं पैदा कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, धान से चावल बन रहा है, अरहर की दाल अरहर जब पैदा होता है दाल बन रहा है, उसको अपने ये जो पैदा करता है इस सामग्री का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार किसान को नहीं है। सरकार ये वैसे लागू करती है। निश्चित रूप से किसान हो और चाहे हमारा गरीब हो, निश्चित रूप से उसको समाज की दोहरी मार झेलनी पड़ती है, साथ साथ सरकार की भी मार झेलनी पड़ती है। अच्छा नेताजी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करूं तो 2017 में उसको प्रचंड बहुमत मिला, 2022 में भी उसको बहुमत मिला, जबकि आपकी पार्टी ने कई पार्टियों से गठबंधन किया हुआ था। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, तो क्या लगता है 2024 लोकसभा में पीडीए के सहारे अखिलेश को जो सफलता मिल गई, जो सफलता मिली, क्या 2027 में दोहरा पाएंगे? आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर पीडीए से हमें सफलता नहीं मिली और हमारा पीडीए समाज आज भी एक नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी घबरा करके एसआईआर ले आई। आप देख रहे हैं, और एसआईआर में भी इनके जो चुनाव आयोग है वो कहता है कि हमारा आंकड़ा 15,56,000 है, और जो राज्य चुनाव 15,56,00,000 है, और जो ये राज्य निर्वाचन आयोग है वो कहता है केवल ग्रामीण इलाके में 15,69,000 वोटर बने हुए हैं, 15,69,00,000 बने हुए हैं। आप बताइए, जब 15,69,000 राज्य निर्वाचन कहता है और चुनाव आयोग कहता है कि 15,56,00,000 टोटल मतदाता है, तो शहरी मतदाता छोड़ के और शहरी मतदाता अगर मिला दिया जाए 17 करोड़ एबव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर पीडीए से घबराए नहीं है तो एसआईआर क्यों ले आ रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है
आप सुने भी होंगे कि SIR वोट काटने की एक प्रक्रिया है, और हमारे धन्य हैं संगठन के लोग, पीडीए प्रहरी के लोग, हम लोग गांव गांव जाकर फार्म 6 और फार्म 7 के जरिए इस समय वोट को जुड़वाने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी की पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सरकार बनाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध है। अब आने वाले समय में आपको 2027 में पीडीए का जलवा दिखेगा, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनेगी। तो क्या लगता है पीडीए 27 में कामयाब हो जाए? बिल्कुल कामयाब होगा। अगर पीडीए कामयाब ना होता तो भारतीय जनता पार्टी घबरा के उल जुलूल हरकतें न करती। उल जुलूल हरकतें कर रही है, आपने देखा ना, आप देखिए ना, चुनाव का आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा अभी हमने आपको बताया ही, तो इसमें निश्चित है घोटाला है। मतलब मुद्दों के आधार पे भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती है, तो ये टोटल मतलब आप समझ लीजिए वोटों की ये बेईमानी करते हैं। वोटों की बेईमानी के आधार पर ये जो हमारा संविधान है, संविधान ये कहता है कि हर आदमी को अपना वोट देने का अधिकार है, अपना मत बिना किसी दबाव के दे सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में आपने देखा होगा, छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में लोगों के ऊपर दबाव बना करके, उसकी कमजोरियों को ढूंढ करके स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं होने देते लोग। CBI सबका इस्तेमाल करते हैं। सरकार तो ये कहती है कि योगी सरकार का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त है, और या तो अपराधी माफिया जेल में है और जमीन के अंदर है, साथ में जो है योगी सरकार इसको मुद्दा बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर को। सर ये यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी पर आरोप भी लगाती है योगी सरकार की गुंडों को, माफियाओं को, जमीन कब्जा करने वालों को समाजवादी पार्टी संरक्षण देती थी। कितना सहमत है सर? लॉ एंड जो ऑर्डर है, आप भी समाज के चौथे स्तंभ में, और आप लोग देख भी रहे हैं, आपको दिखाना भी चाहिए। हम तो कहते हैं हर पत्रकार को, जो हमारे समाज चौथे स्तंभ में एक आईना है, उनको हर लोगों को दिखाना चाहिए कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, योगी सरकार का, सिलेक्टिव लोगों के लिए है, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनके लिए है। आप ये बताइए, हत्याएं कम हो रही है, बलात्कार, हत्या, अपहरण इस समय कितना, मतलब जो सिलेक्टिव लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया वो क्रिमिनल भी हो, पवित्र हो गया, तो कहाँ लाइन ऑर्डर है? आप भी तो देख रहे हैं, केवल हम अकेले देख नहीं रहे, आप भी देख रहे हैं। आपके कहने मतलब भेदभाव? जी बिल्कुल भेदभाव है। अच्छा देखिए, मैं हड़िया पे आता हूँ जी। आज हड़िया की क्या समस्या है? नहीं देखिए, हड़िया में सबसे बड़ी समस्या ये काशी, मतलब प्रयाग के मध्य, आप देख रहे हैं काशी प्रयाग के मध्य हड़िया स्थित है, और यहाँ ऐतिहासिक धरती लच्छागिर भी है, और हड़िया में स्टेशन भी है, पॉलिटेक्निक भी है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी है। लेकिन आज पॉलिटेक्निक की दशा देखिए, इस पॉलिटेक्निक को निश्चित रूप से आज इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT बनना चाहिए था, MIT बनना चाहिए था, पुराना कॉलेज है, इस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज की भी दशा देख रहे हैं, निर्माण हो रहा है, अगल बगल देख रहे हैं, स्थिति बहुत ही खराब है। और यहाँ जलभराव की बड़ी समस्या है किसानों की। अब देखिए, डिग्री से लेकर के ये डिग्री जो हड़िया टाउन एरिया वार्ड से शुरू होता है, वहां से जलभराव की समस्या डिग्री होते हुए, झिरेरी होते हुए, बरौच से लेते हुए ये कुरमैचा बॉर्डर पड़ता है भदोही जिले का। यहाँ जब पानी बरसता है तो इतना जलमग्न फसलें हो जाती हैं ऊपर की कि किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ जो जलभराव है सबसे ज्यादा समस्या है, बेरोजगारी है, निवेश नहीं हुआ, कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ, तो हड़िया में समस्या है। विधायक किसके लिए क्या करते? देखिए, हर आदमी का कार्य करने का अपना अपना तरीका होता है। अब अगर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि कार्य करना चाहता है, अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की भावना है, लोगों के से जुड़ना भी चाहता है और लोगों का कल्याण भी करना चाहता है, तो कर लेता है। लेकिन अगर कोई काम करना ही नहीं चाहता तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे कि विपक्ष का अगर विधायक होता है किसी विधानसभा के, उसकी भले ही योजनाएं हो, लेकिन वो अपने आप को जो है अपाहिज महसूस नहीं। कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, कोई भी सरकार जब बनती है, आपके साथ जो आप एक्स्ट्रा बजट ले आना चाहते हैं वो रोक सकती है, लेकिन आपको एक जो नियमित बजट है वो मिलता है। और चाहे वो सरकार हो चाहे विधायक हो, विधायक अगर चुन लिया, किसी भी दल का विधायक हो, वो सबका विधायक हो, हर जाति हर वर्ग का विधायक होता है। और
और विधायक को जो कार्य करना चाहिए उसमें न जाति पात भावना ऊपर अंदर आनी चाहिए, न पार्टी की भावना ऊपर आनी चाहिए। जन कल्याण के लिए विधायक को हर वर्ग का विधायक होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं बिजली जल रही, अगर बिजली जल रही है और बिजली जब कटती है तो क्या समाजवादी हो चाहे बहुजन हो चाहे भाजपा का आदमी हो, तो बिजली सबके यहाँ जल रही है और सबके यहाँ जलती भी है। वो कोई ये नहीं है कि भाजपा वाला है तो इसकी बंद हो जाएगी, आम रहेगी, सपा वाला है बंद हो जाएगी, बहुजन वाला है तो नहीं बनेगी, इसकी आप कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। जन समस्याओं के लिए, कल्याण के लिए आपको कहीं कहीं दल से ऊपर उठकर काम करना होगा। अच्छा नेता जी, आप तो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं जी। और अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए, ब्लॉक प्रमुख रहते हुए आपकी क्या उपलब्धि थी? देखिए, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था 2001 में जब मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ तो हमने गांव-गांव सड़कों का निर्माण करवाया, और जहां पुल नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सर्वप्रथम मेरा अपना मानना था अगर कनेक्टिविटी बन जाए, जैसे मैंने झिरेरी में पुल बनवाया था, अमृतलाल बिंद वहां बीडीसी थे, लच्छागिर बेरापुर कसौधन लच्छापुर कसला कसौधन अमलोटी के वहां भी मार्ग हमने बनवाया था, वहां भी पुल बनवाया था, वहां लोगों को कनेक्टिविटी के लिए। एक नरैया व राका पड़ता है, वहां के जो हमारी महिलाएं माताएं बहनें थे, शादी ब्याह होता था तो महिलाएं नीचे पैदल जाती थी, वहां हम लोगों ने कम से कम 20 फीट नीचे 20 फीट मिट्टी पटवाया, 20 फीट गड्ढे की सड़क थी, तो वहां नरैया में आवागमन शुरू हुआ। तमाम योजनाओं, जैसे हमने हर गांव में युवक मंगल दल का गठन करवाया, और युवक मंगल दल गठन करा के अधिकारियों के सहयोग से जा करके विनती करके उन लोगों से विनती किया, आग्रह किया कि हम लोगों के यहाँ जो युवक मंगल गठन होगा उनको सामान देना चाहिए। तो हम लोगों ने दरी गोला फेंकने वाला हर गांव में युवक मंगल रजिस्ट्रेशन करवाया, पानी पीने के लिए हैंडपंप की व्यवस्था कराई गई। दूसरा, एक योजना चलती थी उसमें SGRY, सुनिश्चित ग्राम रोजगार योजना, उसके तहत 22.5% अनुसूचित जात के लिए सुरक्षित होता था। तो मैंने उस समय जब 22.5% जो होता था, उस 22.5% को औने पौने में कुछ करके कुछ हर आदमी खत्म कर देता था। तो मैं उस समय JDC हुआ करते थे SK पांडे जी, तो मैंने SK पांडे जी से बात करी, जाकर के मिला, विनती किया मैंने, और सर CDO थे पारसनाथ, मैंने कहा सर ये जो 22.5% की योजना है, अगर हम इसको एक रिक्शा टाली, आज के 25 साल पहले ये था कि कुछ रोजगार दिया जाए, रिक्शा टाली अगर हम लोग, अगर इसको हम योजना बना करके दिया जाए, उसमें तमाम बाधाएं भी आई। उस समय मैं जिस सरकार थी, सरकार के खिलाफ था, मैं विपक्ष का ब्लॉक प्रमुख था, तो वहां बाधाएं भी आई कि नहीं ये टाली न बांटने पाए, रिक्शा टाली न बांटने पाए, लेकिन 22.5% की योजना तमाम बाधाओं के बावजूद भी मैंने बांटने का काम किया। और मेरी अपनी ये मंशा रही कि अगर मैं इसको बांटूंगा, गरीब आदमी मतलब काम करेगा, मेहनत करेगा, तो कुछ शाम को खाता पीता भी है। तो अगर गरीब आदमी 400 रुपए मेरे जो मैं दे रहा हूँ रोजगार अगर कमाएगा, 100 रुपए अगर अपने उलूल जुलूल काम में खर्चा कर देगा, कहीं पान बीड़ी सिगरेट, तब भी 300 रुपए लेकर अगर अपने बच्चों के पास हमारी गाड़ी से कमा के जो मैं ट्राईसाइकिल दे रहा हूँ, ठेला गाड़ी, उसमें ठेला गाड़ी 7-8 हजार रुपए 8 हजार रुपए दी होगी, अगर मैं दे रहा हूं तो 300 रुपए जब अपने बच्चों को गला ले जाएगा, अन्न खिलाएगा, तो उसके बच्चे हमको आशीष देंगे। इस योजना के तहत मैंने कराया था। विकलांग के लिए मैंने ट्राईसाइकिल बंटवाई थी, कम से कम 4-6 ट्रक हम ले आए थे, अपना किराया भाड़ा दे करके, सरकार किराया भाड़ा नहीं देती थी। मैं जा करके हर मतलब लोगों से जो विकलांग आती तो रहते वहां भी विनती करके अधिकारियों से ट्राईसाइकिल बंटवाया मैंने, कान की मशीन बंटवाया था, बैसाखी बंटवाया था विकलांगों के लिए, चश्मा बंटवाया था, महिलाओं के समूह के लिए मैंने उसमें सिलाई मशीन भी बंटवाया था। तमाम जो जनहित की योजना थी, और उसमें मैंने किसी से जात नहीं पूछा था, किसी से बिरादरी नहीं पूछा था, किसी से पार्टी नहीं पूछा था, सबका मैंने काम किया था। और हर वर्ग के लोगों का मैं आज भी किसी से ये नहीं पूछता आप किस दल के काम। आज जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुरेश पहले कर चुके। नहीं, आप देखिए, कोई बात अगर मैं अंदर रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आप हड़िया में आते ही होंगे, तो बिल्कुल आप अगर पता करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सच्चाई पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। मैं आज भी जो राजनीति करता हूँ, मैं राजनीति समाजवादी पार्टी करता हूँ, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ छोटा, लेकिन मैं कहीं कहीं राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा भी करनी पड़ती है और लोगों के घर आना जाना भी पड़ता है। तो राजनीति एक माध्यम है, लेकिन अगर लोगों से आपको जुड़ना है और आप किसी पद पर हैं तो आप एक पार्टी के नहीं हो सकते, आपको सबकी मनोभावना लेकर जनहित का कार्य करना पड़ेगा और न्याय संगत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा नेताजी, अक्सर देखा जाता है कि आप ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में आपकी हड़िया से जो है
टिकट की भी डिमांड है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक हाशिमलाल बिंद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और उनको जो है टिकट मिला। अब आप बताइए 2027 के लिए क्या जो है डॉक्टर सुरेश मौर्य की यहाँ से दावेदारी है? वर्तमान में विधायक तो हाशिमलाल बिंद शपथ। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का अगर लेंगे तो हमारी पार्टी 2017 में आप देख लीजिए, प्रशांत सिंह यहाँ के विधायक थे, उनका भी टिकट कटा था। ये टिकट देना लेना न करना ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। सिटिंग, आपने अभी बात कहा सिटिंग विधायक है, हाँ बिल्कुल, ये पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है किसको टिकट देंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा कि आपको विधानसभा लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, और राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं देगा तो मैं समाजवादी पार्टी का छोटा सिपाही हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ, करता नहीं हूँ। मतलब विधानसभा लड़ने की हसरत दिल में गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हाँ गुरुजी इधर देखिए, मैं बताऊँ, आंखों में आंखें डाल के बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। तो पार्टी का आदेश होगा तब हसरत है, और पार्टी का आदेश नहीं होगा तो मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, हरिया का जो समीकरण है जी वो किसके पक्ष में? देखिए, समीकरण की बात वो करते हैं, समीकरण की बात आप हमारे यहाँ माननीय महेश नारायण सिंह 2 बार विधायक हुए, 3 बार बता रहा हूँ, 7 में हुए, 2001 में हुए, फिर 2012 में हुए, संयोग से अब स्वर्गवासी हो गए। 13 में ये हुए, क्या नाम है इनका, माननीय प्रधान सिंह जी हुए। इनका भी समीकरण आप पता करिए क्या है। समीकरण से कुछ नहीं होता। आप जनता के बीच में कितना है, जनता के लोगों की सेवा कर रहे हैं, किसके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। आपने किसी दल पूछ के काम किया, आपने किसी बिरादरी, जात बिरादरी में शादी ब्याह होता है, आपको अगर अपने बच्चे को पढ़ाना होगा, अच्छा डॉक्टर, आप अच्छा स्कूल ढूंढेंगे। आपको अपने बच्चे की चिकित्सा करानी होगी, अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। आप किसी यात्रा करने जाते हैं तो अच्छा गाड़ी ढूंढते हैं। जब आप अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अच्छे कपड़े के लिए ब्रांडेड ढूंढ रहे हैं, तो क्यों जनप्रतिनिधि बनने के लिए जाति कौन माने, समीकरण को समझ सकता है? बिल्कुल मेरा कहने का तात्पर्य ये था नेताजी कि हरिया का समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में है या फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन? हरिया का समीकरण हमेशा समाजवादियों का रहा है, और समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत ही मजबूत है। जी, बहुजन समाज पार्टी के भी कई बार विधायक रहे, भाजपा का भी यहाँ पर विधायक, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ से माननीय पूर्व मंत्री जीते थे, और एक बार सपा बसपा गठबंधन तब विधायक हुए थे, उसके बीच में बसपा का विधायक यहाँ नहीं हुआ। भाजपा से तो सबसे पहली बात तो भाजपा से माननीय मंत्री जी हुए थे 1996 में, 2001 तक रहे, उसके बाद भाजपा यहाँ नहीं जीती। तो मतलब यहाँ आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी का ही मतलब समीकरण ज्यादा मजबूत है? देखिए, समाजवादी पार्टी का यहाँ मत प्रतिशत भी ज्यादा है, समाजवादी पार्टी को लोग पसंद भी करते हैं, और आपने देखा होगा कि अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी समाज हरिया ही नहीं पूरे प्रदेश में स्थिति उसकी खराब है। अच्छा, आप चिकित्सक भी हैं और आपकी चर्चा जो है समाज सेवी के रूप में भी होती है, चिकित्सा और समाज सेवा कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, चिकित्सा से ही समाज सेवा हो रही, ठीक है। अगर मैं चिकित्सा नहीं करूंगा, अपना या लोगों का इलाज नहीं करूंगा, तो चक्का टोलना बंद हो जाएगा। जो हमारी गाड़ी का पहिया है, जो 10-20 रुपए मिलते हैं उसको। लेकिन ये मेरे, देखिए होता क्या है, किसी भी कार्य को अगर आप करना है और एक नशा जैसा हो जाता है, तो नशा जैसा ये होता है कि नहीं, हमको चिकित्सा के साथ साथ लोगों की सेवा भी करना है, और लोगों की सेवा करने की तमन्ना अगर आपके दिल में है तो किसी बिना पद पे भी रह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मंत्री विधायक ब्लॉक प्रमुख बनेगा, आदमी तभी सेवा करेगा। अगर सेवा करने की ललक है, मैं आज कह रहा हूं आपसे, आप पता भी कर लीजिएगा हंडिया में, मैं आज भी किसी से दल और ये नहीं पूछता कि आप किस दल के, मैं आप क्या नहीं होगा। मैं हर वर्ग, हर बिरादरी, हर लोगों के यहाँ जाता हूँ, और मैं जात पात से ऊपर उठकर राजनीति भी करता हूँ, और मैं मंचों से कहता हूँ कि जात पात छोड़ो, समाज जोड़ो, और उसमें भी कोई दिक्कत आती है मित्रता कर लो। मित्रता में जात धर्म संप्रदाय आड़े नहीं आता। तो मतलब चिकित्सा और समाज सेवा ये दोनों को आप बैलेंस कर लेते हैं? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, राजनीति को तो लंबे समय से देख रहे हैं, जब से आपने वो संभाली है हम लोगों के साथ में, राजनीति क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, राजनीति जो पहले थी वो समाज सेवा की थी, आज का राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है।
अब राजनीति धर्म कमाने के लिए लोग कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं। मतलब राजनीति एक समाज सेवा के पहले होती थी, अब जो बदलाव आया है वो पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ये निश्चित रूप से हम तो देख रहे हैं। मतलब गरीब आदमी जो राजनीति में नहीं आता, जो इस समय चेंजिंग हुआ है, इस समय जो चेंजिंग हुआ है, गरीब आदमी के बस की राजनीति नहीं है। लेकिन आज नहीं कल तो राजनीति में चेंजिंग फिर आएगा, इसकी आशा विश्वास है। लेकिन इस समय की राजनीति जो है व्यवसायीकरण है। 2027 में क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश? 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लोग उग गए हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी काम है, अभी कल बजट में मैंने भी चर्चा किया, शुरू चर्चा किया कि शिक्षा का बजट हो, इसमें शिक्षा बजट इन लोगों ने कम कर दिया, निवेशीकरण हो ही नहीं रहा, बेरोजगारी थम नहीं रही है। तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। लोग बदलाव चाहते भी हैं। जो मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं तो जमीन पे गांव गांव में जाता हूं, एक एक गांव में एक एक घर में जाता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो भी तो देख रहे हैं, कसमें खा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं देंगे। तो बदलाव तो निश्चित है। अभी क्यों खा रहे हैं नहीं बताऊंगा। अरे आपको लगता है कि तीसरी बार जो योगी सरकार नहीं आ पाएगी? भैया मुझे लगता है समाजवादी पार्टी नेता होने को नहीं, लोगों के भावनाओं को देख करके, जो गांव गांव में लोग भावनाओं देख रहा हूं, बता तो रहा हूं, गांव में जाता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे वो भी कसमें खा रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, बदलाव चाहते हैं। जब जब लोगों में परिवर्तन आया है या लोगों का आक्रोश आया है, सत्ता सब चाहे जिसकी सत्ता हो, कितनी अच्छी सी सत्ता बदल जाती है। अगर डॉक्टर सुरेश मौर्य जी को जो है हरियाणा की जनता विधायक बना दे, पहला काम आपको क्या होगा? देखिए, पहला काम मेरा होगा जो मैंने आपसे बताया कि जो मेन समस्या यहाँ का जलभराव की है उस पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर ध्यान देंगे, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये जो 3 मूलभूत अवस्थाएं हैं इस पर ध्यान देंगे। और हड़िया में जो एक समीकरण की बात होती है, जाति समीकरण की, इसको तोड़ने का काम पहला काम होगा। राजनीति में ये करके दिखाया जाएगा समाज सेवा के माध्यम से, और लोगों को कार्य वर्क करके, लोगों का काम करके, जनहित का काम करके दिखाया जाएगा कि सब कुछ समीकरण नहीं है। समीकरण से ऊपर उठकर आपके अंदर मानवता है तो आप राजनीति भी कर सकते हैं, और लोगों का भला भी कर सकते हैं, और लोगों के दिल में राज भी कर सकते हैं। उसकी सड़कें तो हरिया की बड़ी अच्छी है। कहाँ बताइए, बरौत से बिढ़ौली मार्ग देख ली क्या स्थिति है। आप इधर चले जाइए, ये दमगढ़ा वाली जो मार्ग इधर भी चले जाइए, रेथू के उधर चले जाइए। यहाँ ये क्या नाम है, ये कौन सी रोड थी जो उस दिन हम लोग गए धनुपुर से विक्रमपुर से लेते हुए, ये सब तमाम मानकर अभी आने के समय सबको बताया जाएगा। अब उसको लेकर क्या करेंगे, अब यहाँ हमारा सिस्टम समझ रहे हैं। अच्छा, आज ये पहला लास्ट सवाल आप बताइए, हरिया को एक विकसित विधानसभा मानी जाती है। अभी तक आप जितने विधायकों को जानते हैं हरिया के, कौन विधायक रहा जो है उसने सबसे ज्यादा काम कराया? देखिए, यहाँ पर अगर जैसे शिक्षा के जगत में, स्वास्थ्य के जगत में बात की जाए तो पूर्व मंत्री माननीय राकेश त्रिपाठी जी ने काम किया है, नो डाउट। मैं एक काल्पनिक सवाल करता हूँ लास्ट एकदम। एक तरफ राकेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हो जी, दूसरी तरफ डॉक्टर सुरेश जी जी वोट जी जी जी। क्या होगा सर? क्या होगा, जब कहीं की मिलेंगे उनसे मैं आशीर्वाद लूंगा कि मैं धर्म युद्ध लड़ेंगे। जी, उसमें ये थोड़ी कि हम कोई गुंडे बदमाश थोड़ी, हम तो एक साधारण परिवार के साधारण किसान के बेटे हैं, और साधारण किसान के बेटे होने का जहां मिलेंगे उनको प्रणाम करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। चलिए, हमको भी यही होगा आशीर्वाद, बाकी उनके ऊपर है क्या करेंगे। अंत में जी हरियाणा की जनता से क्या अपील करेंगे? हरियाणा की जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं एक उचित प्रतिनिधि हो सकता हूँ तो जनता से आशीर्वाद मांगता हूँ, और जनता के आशीर्वाद के साथ साथ हरियाणा को जागरूक बनाने के लिए आपको एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करने के लिए आपसे हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूँ। और जात पात से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर आपका जो प्रतिनिधि हो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, और लोगों के भावनाओं का ध्यान रखे, आपका ध्यान रखे, और आप कहीं जाए तो अपना सीना चौड़ा करके गर्व से कह सके कि हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि है हम लोगों के सुख दुख में, और चाहे शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, हर वर्ग में हरियाणा को आगे ले जा रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रयागराज के हरिया से
और डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य जी थे। सुरेश चंद्र मौर्य जी का कहना था कि समाजवादी पार्टी 2027 में पीढ़ी के सहारे चुनाव जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी से सब लोग ऊब चुके हैं। हरिया की समस्या पर आपने बातचीत करते हुए बताया कि जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, उसको दूर होना चाहिए। साथ में पॉलिटेक्निक कॉलेज की समस्या है और जो है आयुर्वेदिक कॉलेज की बिल्डिंग जो है बहुत जर्जर हो चुकी है। इस तरीके की तमाम समस्याएं हैं। रोजगार पर कोई जो है कार्य नहीं हो रहे हैं। अगर हरिया की जनता ने उनको मौका दिया, समाजवादी पार्टी ने उनको मौका दिया, तो वे हरिया की जनता को जो है किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठ करके काम करेंगे। देखते रहिए एंटी टॉक शो। मैं फिर आप मुलाकात जो है डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य से कराऊंगा। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए एंटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।